नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन एविडेंस एक्ट की स्कीम को समझना इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट को कितने पार्ट्स में, कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कि रेलेवेंसी की बात करता है। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी जिसमें सेक्शन 1 to 4 है, और दूसरा चैप्टर है ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जिसमें कि सेक्शन 5 to 55 डिस्कस किए गए। इसके बाद पार्ट 2 बात करता है ऑन प्रूफ जिसमें चैप्टर 3 to 6 है। पार्ट 3 बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की जिसमें कि चैप्टर 7 to 11। तो इस तरह से इसमें 3 पार्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। तो ये पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट की एक स्कीम हमने समझ ली। अब हम आते हैं आगे के प्रोविजंस पे। अब बात करते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। तो देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट अब होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जो कि 31 अक्टूबर 2019 को आया था, इसके बाद अब इंडियन एविडेंस एक्ट होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। एविडेंस एक्ट उस हर प्रोसीडिंग में अप्लाई होता है जो कि कोर्ट के सामने हुई हो, मतलब कि हर जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल है। इसके अलावा अब ये देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल जो कि 4 एक्ट्स के अंतर्गत होता है उन पे अप्लाई नहीं होता, जिसमें है आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी और एयरफोर्स एक्ट। तो इनके अंतर्गत अगर कोई भी कोर्ट मार्शल होता है तो उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि कोर्ट मार्शल के अपने अलग प्रोसेस होते हैं और उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट इंटरफेयर नहीं। अब हमने ये देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन कहाँ गिवन है? जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन गिवन है 2I ऑफ CRPC में, जो क्या बोलती है याद करो। जो ये बोलती है कि ऐसी हर प्रोसीडिंग जिसमें कि ओथ पर एविडेंस लिया जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। तो इस तरह से हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 2 और चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता। पहला तो ऐसी प्रोसीडिंग्स पर जो कि आर्बिट्रेटर के सामने होती है, मतलब कि आर्बिट्रेटर के सामने अगर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्बिट्रेटर्स नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से तो बंधे होते हैं, लेकिन उन्हें एक बीच का रास्ता निकालना होता है, इसीलिए उन्हें हिंदी में मध्यस्थ भी बोला जाता है। तो इस वजह से वो लॉ ऑफ एविडेंस से बाउंड नहीं होते हैं। दूसरा जिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता वो है एफिडेविट्स। इस पे क्यों इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता? एफिडेविट होता क्या है? इट इज एन assertion ऑफ डिपोनेंट्स बिलीफ अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, राइट। मतलब कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट बनाता है उसके नॉलेज एंड बिलीफ के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्स होते हैं वो उसे असर्ट करता है, वो उसे एफिडेविट में लिख देता है। तो इस बेसिस पे केवल किसी के बिलीफ के आधार पर उसकी लिखी हुई बात को हम एविडेंस में ट्रीट नहीं करते हैं। इसी वजह से इंडियन एविडेंस एक्ट किसी भी एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को और इसे ड्राफ्ट किया था सर जेम्स स्टीफन ने। लॉ ऑफ एविडेंस एक लेक्स फोरी लॉ है जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ फॉरेन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लॉ ऑफ एविडेंस कभी भी किसी भी पार्टी के सब्सटेंटिव राइट को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये केवल प्रोसीजर को बताता है क्योंकि ये एक प्रोसीजरल लॉ ऑफ एविडेंस वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर हम जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को समझ लिया, नॉन एप्लीकेबिलिटी को भी समझ लिया, इसका नेचर समझ लिया। अब हम देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 3 विच इज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें टोटल 10 डेफिनेशन गिवन है, तो एक एक करके सारी डेफिनेशंस को देख। सबसे पहले डेफिनेशन दी है कोर्ट की। तो कोर्ट में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं? जजेस, मजिस्ट्रेट और ऐसा हर व्यक्ति जो कि ऑथराइज्ड है कि वो ओथ पर यानी कि शपथ पर एविडेंस को ले सकता है। लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी के क्लॉज। ये तो काफी सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब आती है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस
मतलब ऐसी हर चीज जिसे कि हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी जो कि परसीव किया जा सके, समझा जा सके। इसके अलावा फैक्ट की डेफिनेशन में ऐसी मेंटल कंडीशन भी इंक्लूडेड है जिसके बारे में व्यक्ति कॉन्शियस हो, यानी कि सजग हो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि कोई भी चीज रखी हुई है, उसे हम देख सकते हैं, हमारे सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, हम देख रहे हैं उस चीज को कि ये चीज यहाँ पर है, तो ये कहला गया फैक्ट। तो किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, ये सारी चीजें फैक्ट की डेफिनेशन में आ। फैक्ट की डेफिनेशन में जो दो चीजें दी हैं, इसे अगर हम बाइफरकेट करें तो इसमें दो टाइप के फैक्ट हम बना सकते हैं। जो पार्ट ये बोल रहा है कि फैक्ट का मतलब होता है थिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, उसका मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्ट्स, मतलब कि जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरा जो मेंटल कंडीशन की बात कर रहा है, उसे हम बोल सकते हैं इंटरनल फैक्ट्स, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। सो एक तो हो गया एक्सटर्नल या फिजिकल फैक्ट्स विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, एंड दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल या फिर इंटरनल फैक्ट्स विच इज अ मेंटल कंडीशन। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी डेफिनेशन को, जो कि है फैक्ट्स एंड इश्यूज। इसे हम फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से भी जानते हैं, और इजी लैंग्वेज में बोलना चाहे तो प्रिंसिपल फैक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, जो भी फैक्ट्स किसी लायबिलिटी को, किसी ड्यूटी को, किसी राइट को या किसी डिसेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एसेंशियल है, और एक पार्टी उसे असर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उसे डिनाई कर रही है, ऐसे हर फैक्ट को कहा जाता है फैक्ट इन इशू। विवाद का मेन रीजन होता है, उसे बोला जाता है फैक्ट इन इशू। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेवेंट फैक्ट की। तो रिलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, रिलेवेंट फैक्ट की जो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी है, वो सिर्फ इतना बता देती है कि जो प्रोविजंस 5 to 55 में दिए हैं, वो ये बता रहे हैं कि कब कौन सी चीज रेलेवेंट होगी, बट ये सीधे सीधे रेलेवेंसी की डेफिनेशन आपको नहीं बताते हैं। तो रेलेवेंट का मतलब होता क्या है? फैक्ट इन इशू को प्रूफ करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए जो भी फैक्ट्स का हम यूज करते हैं एज अ मीडियम, वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। इन्हें बोला जाता है फैक्टम प्रोबेंस। तो फैक्ट इन इशू थे फैक्टम प्रोबेंडम, रेलेवेंट फैक्ट है फैक्टम प्रोबेंस। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है ऐसी हर चीज जो कि लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स के थ्रू किसी भी सब्सटेंस पर किसी बात को एक्सप्रेस कर रही है। एग्जाम्पल्स में देखें तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है, कोई मैप भी डॉक्यूमेंट, पत्थर में उकेरी कोई भी बात डॉक्यूमेंट है, मेटल प्लेट का कोई भी इंस्क्रिप्शन भी डॉक्यूमेंट है। सो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो है पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74, दूसरा है प्राइवेट डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 75, जिसे हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में एविडेंस की। तो एविडेंस क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले इतना बताया गया है कि एविडेंस दो टाइप्स के होते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब सिंपली जो भी विटनेसेस अपनी टेस्टिमनी देते हैं, अपनी गवाही देते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो सारे क्या कहला जाते हैं? ओरल एविडेंस। रिटन एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और इसके अलावा हर प्रकार की डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पर। अब इसके बाद ये डेफिनेशन भी एक तरह से डेफिनेशन तो नहीं बता रही है, सिर्फ डिवीजन बता रही है या क्लासिफिकेशन बता रही है एविडेंसेस का। एविडेंस को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो एविडेंस वो हर चीज हो सकती है जो कि केस के प्रिंसिपल फैक्ट को या क्वेश्चन इन फैक्ट को डिटरमाइन करने में कोर्ट की मदद करती है। क्या आपको पता है कि अगर अनडिजायरेबल मीन्स से भी एविडेंस लिया जाए तो वो भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसिबल होता है? इसका मतलब अगर किसी ऐसे तरीके से एविडेंस लिया जाए जो कि अपने आप में सही नहीं है, लेकिन वो एविडेंस रेलेवेंट है और एडमिसिबल भी है, तो इस केस में ऐसे एविडेंस को सिर्फ इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा कि उसे गलत तरह से हासिल किया गया है, मतलब कि अगर वो तरीका गलत भी हो तो भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा एविडेंस एडमिसिबल होता है। ये बोला गया था पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस ML वाधवन के केस में। आपने ट्रैकर डॉग्स के बारे में सुना होगा। अगर कोई भी एविडेंस की डिस्कवरी ट्रैकर डॉग्स कराते हैं तो ऐसे हर एविडेंस को साइंटिफिक एविडेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आते हैं हम प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड पर। एक फैक्ट को प्रूव्ड तब बोला जाता है जब कोर्ट ये बिलीव कर लेती है कि ये फैक्ट
प्रूफ हो चुका है, या फिर ये फैक्ट प्रूफ हो चुका है और एग्जिस्ट करता है, या फिर ये बहुत ही प्रूडेंट है, मतलब कि पूरी संभावना है कि यही चीज हुई होगी। अगर ये चीज कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो जाती है तो उसे हम सीधे सीधे प्रूफ फैक्ट बोलते हैं। डिसप्रूव्ड इसी का उल्टा वर्जन है। अगर कोर्ट को ये बिलीव हो जाता है कि ऐसा कोई भी फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है और कोई संभावना भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस चीज को बोल दिया जाता है डिसप्रूव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट प्रूव्ड, मतलब कि अगर कोई भी फैक्ट ना ही प्रूफ हुआ ना ही डिसप्रूफ हुआ, मतलब कि ना ही प्रोसिक्यूशन उसे साबित कर पाया ना ही डिफेंस उसे डिसप्रूव कर पाया, तो ऐसे केस में वो जो फैक्ट है वो नॉट प्रूव्ड कहलाता है। ये हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज की सारी डेफिनेशंस देखी हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 4 में, जो बात करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की। मे प्रिज्यूम सीधे सीधे बात करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन की, कोर्ट के स्वविवेक की, मतलब कि यहाँ पर पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करे या ना करे। इसे हम प्रिजम्पशन ह्यूमनस भी बोलते हैं, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ऐसे प्रिजम्पशन आपको सेक्शन 86, 87, 88, 90, 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम कोर्ट को बाउंड करता है, मतलब कि कोर्ट को सर्टेन फैक्ट को प्रिज्यूम करके चलना पड़ता है, और ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोर्ट एक किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करके चलेगी, बट अगर दूसरी पार्टी कोई एविडेंस देती है जिससे कि उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर दिया जाता है, तो वहां पर कोर्ट का प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाएगा। ऐसे प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 79 to 85 और 105 में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ है इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, मतलब कि अगर कोई भी चीज कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट आपको मौका ही नहीं देती है कि आप उसके लिए अपने एविडेंस देकर उस प्रिजम्पशन को रिबट कर सके, क्योंकि ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मतलब कि कोर्ट ऐसा कोई भी प्रिजम्पशन अगर कर लेती है तो उसे रिबट नहीं किया जा सकता। ऐसे केवल 3 सेक्शंस हैं, 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। इन्हें हम आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी और इंटरप्रिटेशन क्लॉज और सेक्शन 4 को समझा है। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।